हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली एंड द मदर ऑफ ऑल डील्स इज फाइनली हियर। 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे हुआ हमारा, उसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? ओके, यू नो व्हाट, ये अभी तक रट जाना चाहिए था। कमेंट्स में लिख के बताओ मुझे, और गूगल मत करना, ठीक है? ये गूगल मत करना, बहुत दिनों से ये चीज न्यूज में थी। एनीवे, सो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं, अर्सुला वॉन्डर, जब वो इंडिया आ रही थी तो उससे पहले उन्होंने एक प्रेस मीट ली और उसमें उन्होंने बोला, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन आर एट द कस्प ऑफ साइनिंग द मदर ऑफ ऑल डील्स। ठीक है, तो कस्प का मतलब बस हम करने ही वाले हैं और 27 को ये डील साइन हो गई है। ऐसा नहीं है कि डील का डेटा जो है या जो भी इनपुट है, जितनी भी बात हुई है वो सब कुछ मार्केट में आ गया, बाहर न्यूज में आ गया, नहीं। द फोल्डर्स आर स्टिल सील्ड। लेकिन हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो मीडिया अलग अलग तरीके से बता रहा है, इनफैक्ट जो खुद गवर्नमेंट सोर्सेज ने डिटेल्स रिवील करी हैं, उसके बेसिस पे अपन देखते हैं। अब इसको मदर ऑफ ऑल डील्स दो कारणों से कहा जा रहा है। देयर आर टू रीजंस टू कॉल दिस मदर ऑफ ऑल डील्स। फर्स्ट, जो मार्केट है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों मिलके 2 बिलियन पीपल स्ट्रॉन्ग मार्केट है। इट्स अ 2 बिलियन पीपल स्ट्रॉन्ग मार्केट, ठीक है? तो 200 करोड़ लोग, अराउंड 140 करोड़ इंडिया का मार्केट है एंड 600 मिलियन यानी कि लगभग 60 करोड़ के आसपास यूरोपियन यूनियन में रहते हैं। यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज हैं? 27 कंट्रीज हैं, ठीक है? अब इन 27 कंट्रीज में से कोई 10 कंट्री जो यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं, कमेंट्स में लिखो। मैं बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ये 10 कंट्रीज वैसे तो 27 के 27 पता होने चाहिए, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ऑप्शन में आ जाता है 20, आई थिंक इट वाज 2016 या 2017 के आसपास ब्रेग्जिट हुआ था, यानी कि यूके टुक इटसेल्फ आउट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। उन्होंने ये बोला कि भाई हमारा कोई खास फायदा हो नहीं रहा है, हमें ईयू का पार्ट नहीं रहना है, हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। तो एक मेंबर कम हो गया। और अभी कुछ टाइम से ये भी बात चल रही थी कि जर्मनी भी बाहर चला जाएगा, क्योंकि जो मेजोरिटी फायदा है ईयू के पार्टिसिपेंट होने का, ईयू के मेंबर स्टेट होने का, वो जनरली ग्रीस और स्पेन और पोर्चुगल और इन कंट्रीज को मिल रहा है। और खर्चा किसको करना पड़ रहा है इन सभी कंट्रीज को सस्टेन करने के लिए? जर्मनी, फ्रांस और पहले यूके, ठीक है? तो ये नाराजगी थी। एनीवे, तो अब 27 कंट्रीज हैं ईयू में, कोई 10 कंट्रीज जो आप जानते हैं ईयू के मेंबर स्टेट्स हैं, उनका नाम कमेंट्स में लिखो। ये दो बड़ी चीजें हैं, पहली मार्केट और दूसरा द काइंड ऑफ गुड्स जिनके ऊपर बात हुई है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों हैं, जिस तरीके की वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स को यूज किया गया है इस डील में मेंशन किया गया है। ये दो रीजन हैं मदर ऑफ ऑल डील्स इसको कहने के। ऑनेस्टली बताती हूँ, मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इस तरह की लैंग्वेज है ना, ट्रम्प महाशय यूज करते हैं, ठीक है? और वो उनके ना, मतलब वो उंगली करने वाली बात है कि हम तेरे को चिढ़ा रहे, देख हमने क्या किया, दैट्स इट। बाकी ये जो डील है, ये आई थिंक आई वाज इन फर्स्ट ईयर जब से ये बात चल रही है, 2007 से इस डील को साइन करने की कोशिश चल रही है। 2007 से कोशिश चल रही है। साल भर में ऐसा क्या हो गया कि 18 सालों से जो काम नहीं हुआ वो बस वो एक साल में हो गया, ठीक है? नहीं, हमने ट्रम्प का रिस्पॉन्स नहीं किया, लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स, पर ठीक है, कोई बात नहीं, डेकोरेटिव लैंग्वेज सबको यूज करनी होती है। तो डील में है क्या? 27 यूरोपियन यूनियन के नेशंस हैं, उनके और इंडिया के बीच में एक लैंडमार्क बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। फ्री ट्रेड जोन क्रिएट किया गया है लगभग 200 करोड़ लोगों के लिए, जो कि ग्लोबल जीडीपी का 1/4 मार्केट है। 800 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं, 2 बिलियन कितने हुए? 1/4 मार्केट जो है दुनिया का, वो कवर हो गया है इस डील से। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है बाय द यूरोपियन यूनियन कमीशन प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डर लाइन। ये नाम आपको बाय द वे पता होने चाहिए, ठीक है ना? ये नाम, ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपके लिए जरूरी है। ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट कौन है? अर्सुला वॉन डर लाइन है। इसमें ट्रेड हो रही है, गुड्स की, सर्विसेज की, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन की और जीआई टैग। लेटेस्ट जीआई टैग राजस्थान के किस गुड को मिला है? कमेंट्स में लिखो। लेटेस्ट जीआई टैग राजस्थान की क्या वो एक आइटम है जिसको ये जीआई टैग मिला है? मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया था, मैंने इसको क्लास में, जो वीकली अपनी क्लास होती है करंट अफेयर्स की, राजस्थान करंट अफेयर्स की, उसमें भी कवर किया था। कल मैं एक राजस्थान करंट अफेयर्स का वीकली क्लास लेकर आऊंगी, उसमें भी वापस रिपीट होएगा, बट तब तक लिखो कमेंट्स में, ठीक है? राजस्थान का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है? नेगोशिएशंस 2007 में स्टार्ट हुए थे और अब 2026 में आके कंक्लूड हो गए हैं जनवरी में। इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन अग्रीमेंट और जीआई अग्रीमेंट जो है वो मार्केट मीडिया में साथ में लिया जा रहा है। लाइक आई सेड, डॉक्यूमेंट्स में जो साइन हुई हैं चीजें वो बाहर नहीं आई हैं, वी जस्ट हैव एन आइडिया। जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ऊपर जो लिस्ट लिखी हुई आई है, मैंने वहां से डेटा लिया है, मोस्टली मैंने वहीं से लिया है, बट येस, फॉर सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इन सबको भी कंसिडर किया है। देखते हैं क्या है।
राइट। अब इसको हिस्टोरिक क्यों, बायलैटरल ट्रेड ग्रोथ जो है वो इंडिया की गुड्स में है 136 बिलियन डॉलर्स और सर्विसेज में है ऑलमोस्ट 60 बिलियन यूरोस। ठीक है, वो यूरो होता है, वो जो साइन है दिस इज यूरो। ठीक है, राइट। जो इकोनॉमिक शिफ्ट में यही देखा भाई, इसका कारण क्या है, चाइना से डाइवर्सिफाई करना है। चाइना को आपने पूरी दुनिया ने फैक्ट्री बना दिया, खूब चाइना ने बहुत बहुत प्रोग्रेस की है, पूरी दुनिया से बहुत कुछ कमाया है, बहुत ही घटिया से घटिया लेबर लॉज हैं, लेकिन फिर भी कमाई करी है और चाइना अब ऑलमोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। लेकिन जब कोविड आया और सब कुछ सील हो गया, तो कंट्रीज को, दुनिया भर की कंट्रीज को ये एहसास हुआ कि हम चाइना पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही डिपेंडेंट हैं, तो हमें चाइना के कुछ ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे। कोविड में जब दुनिया ने लॉकडाउन लगाए, चाइना में भी थोड़ा लॉकडाउन लगा और हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया, चाइनीज लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड। तो चाइना ने रिवर्स रिटेलिएशन करना शुरू कर दिया, अच्छा मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, मैं तो ड्रैगन निकला, इस तरह की चीज हुई थी। तो दुनिया को लगा कि अच्छा दिस इज अ मॉन्स्टर दैट वी हैव क्रिएटेड, वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर सप्लाई चेन। तो हमें चाइना से डाइवर्सिफाई होना है। दूसरी चीज, हमें यूएस का जो प्रोटेक्शनिज्म है उसके अगेंस्ट हेज करना है। ट्रंप ने सारी दुनिया के ऊपर छोटी छोटी बातों पे टैरिफ लगा रखा है। ठीक है, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर टैरिफ, अच्छा यू डिड दिस, तेरे ऊपर भी टैरिफ, अच्छा इतनी हिम्मत ले तेरे ऊपर टैरिफ, जैसे रेवड़ी बट रही है वैसे टैरिफ बांट रहे हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि टैरिफ की जो कॉस्ट है, हाँ ऐसा नहीं है कि दुनिया को नुकसान नहीं हो रहा है टैरिफ से, क्योंकि हम उनके कंट्री में आसानी से सामान नहीं बेच पा रहे क्योंकि सामान महंगा हो गया, लेकिन वो जो महंगाई है वो उसी कंट्री के लोग भर रहे हैं। हमारी कंट्री के लोगों को वो महंगाई नहीं झेलनी पड़ रही, वो उसकी कंट्री को झेलनी पड़ रही है, वो चीज हमको समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है आ रही है, लेकिन अब ईगो की बात हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो अमेरिका की जो एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है कि हम अमेरिकन फर्स्ट करेंगे, हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करेंगे, हम अमेरिका में ही प्रोड्यूस करेंगे, यही का सामान हम दुनिया में बेचेंगे, हम पैसा कमाएंगे, उसके खिलाफ एक स्टेप है। दूसरा, हाँ प्रोटेक्शनिज्म अपन ने कवर कर लिया, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कवर कर लिया है। एक रूल्स बेस्ड ट्रेड, यहाँ पर लिखा हुआ है रूल्स बेस्ड ट्रेड। आप दो लोग हैं, आप कुछ डील कर रहे हैं, तो कुछ नियम कायदे हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, ये एक बेसिक मैनर्स होती हैं, राइट। धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये बेसिक मैनर्स के खिलाफ है। एक सोशल रिस्पेक्ट होता है, एक सैंक्टिटी बनी रहती है आपकी डील की, आपका जो भी आपका जो ट्रेड हो रहा है उसकी। लेकिन ट्रम्प माशे के आने के बाद में ये वर्ड जो है ये अब्यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। मेरा मन किया मैंने वेनेजुएला को ले लिया, मेरा मन किया मुझे पनामा मांगता है तो मेरे को चाहिए, कनाडा तो 51st स्टेट है, ग्रीनलैंड दे दो, डिएगो गार्सिया दे दो, कल को बोलेंगे कि मुझे तो ताइवान मेरे को ही दे दो, जो भी है। तो रूल्स की आपने धज्जियां उड़ा के रखी हुई हैं, तो इस ट्रेड डील से हमने एक रूल्स बेस्ड सोसाइटी वापस से क्रिएट करने की कोशिश की है इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, जब इस तरह की ट्रेड डील्स होती हैं तो बहुत ज्यादा पीपल टू पीपल और गवर्नमेंट टू पीपल, बिजनेस टू पीपल, इस तरह के बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं, जिससे हमें ये उम्मीद है कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में और इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करने में एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। इंडिया का गोल यही है कि हम यूएस और चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी हटाएं, और यूरोपियन यूनियन का गोल ये है कि हमें एक नया बड़ा सारा मार्केट मिल जाए जहां पर हम हमारा सामान बेच सकें, क्योंकि इंडिया में राइजिंग मिडिल क्लास है, राइजिंग रिच क्लास है, तो हमारा लग्जरी सामान भी खरीदेगी और हमें सप्लाई चेन जो हमें ऑप्शंस चाहिए हम वो भी डेवलप कर सकते हैं, राइट। यूरोप इज अ लग्जरी मार्केट। अगर आप में से कभी कोई यूरोप गया है तो आपने ये चीज देखी है, यूरोप ऐसा नहीं है कि वहां पर पुअर लोग या मिडिल क्लास लोग नहीं रहते हैं, रहते हैं, उनके लिए भी मार्केट है, बट यूरोप अपने आप को, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पॉलिटिशियन, यूरोपियन यूनियन के ही कोई पॉलिटिशियन थे, उन्होंने बोला था दुनिया तो जंगल है, यूरोप एक गार्डन है। वो बात चुभने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, बट उस बात में काफी कुछ सच्चाई है। ठीक है, तो जो यूरोप का जो गार्डन है, जो गार्डन किस तरह के लोग मेंटेन करते हैं, वो वाली चीज है यूरोप का गार्डन। अब इंडिया को एक्सेस मिल रहा है उस गार्डन से, इस तरह से इमेजिन करके देखो। ठीक है, और इंडिया का जो रिसेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड के साथ में हमने किया है, ठीक है, और ओमान के साथ में हमने किया है, ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ में हमने इसको क्लब किया है। कौन मुझे बताएगा 2025 26 2025 26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, हमने टोटल कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप साइन किए हैं? 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 15 हैं, 25 हैं, क्या नंबर है? हाउ मेनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैव वी साइंड? ओके, ठीक है। एक तो इसका, और दूसरा पिछले 11 सालों में कितना किया है। इस चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मार्केट कर रही है कि भाई मोदी जी के आने के बाद में इतने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, तो 2014 से 2026 तक कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं, कितने कंट्री टू कंट्री या फिर यूनियन टू कंट्री, कितने हमने एफटीए साइन किए हैं।
थोड़े फैक्ट्स रटोगे, मेंस में लिखने में आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो आपके नए सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, चलो। हाँ, तो अब इसमें हमने क्या-क्या किया है गुड्स एंड टैरिफ्स में। टैरिफ एलिमिनेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है लगभग 96 टू 99% ऑफ ट्रेड वैल्यू। ऐसा सामान, फिजिकल गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं। गुड्स में 96 से 99% सामान जो हमारा यहां से वहां जा रहा है या वहां से यहां आ रहा है, उसका हमने या तो टैरिफ हटा दिया है या फिर टैरिफ बहुत सिग्निफिकेंटली कम कर दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ऑटोमोबाइल यानी कि जो गाड़ियां यूरोप में बनती हैं, यूरोपियन ब्रांड्स की हैं, यूरोप में बन रही हैं, असेंबल भी नहीं हो रही है इंडिया में, रेडीमेड गाड़ी खरीद रहे हो आप, ठीक है, वो इंपोर्ट कर रहे हो, तो पहले उसके ऊपर टैरिफ लगता था 110%, अब उसके ऊपर टैरिफ है 40%। तो अब हो सकता है प्रधानमंत्री चालू कर दे हर घर मर्सिडीज योजना, ठीक है। एक तो इंडिया को फ्रीबीज ले मारेंगी, बट जोक्स अपार्ट, तो ऑटोमोबाइल का ये एक एग्जांपल है। उसी तरह से फार्मा सेक्टर में भी R&D में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने पहल करी है। इंडिया इज द टैबलेट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया की सभी मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन स्पेशली बनाते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा फार्मा सेक्टर इंडिया में स्ट्रॉन्ग है पूरी दुनिया के कंपैरिजन में, राइट। तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये ऑफर आया है कि हम इसी फार्मा सेक्टर में FDI भी लाएंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम R&D में भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम कम कर देंगे ड्यूटीज 96.6% ऑफ EU एक्सपोर्ट, यानी कि वहां से हम जो मशीनरी ले रहे हैं, केमिकल्स हमारे पास में आ रहे हैं, फार्मा आ रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर मैंने बता दिया, वाइन्स, स्पिरिट्स, शैंपेन्स, ये सब जो चीजें हैं जिनके लिए यूरोप, उसमें भी टिपिकली फ्रांस और इटली बहुत ज्यादा फेमस है फॉर वाइन्स, फॉर ऑलिव ऑयल, फॉर चीजेस। तो उनके ऊपर काफी सारी ड्यूटीज लगभग हट सी गई हैं, इतनी ज्यादा कम हो गई हैं। कितने परसेंट हैं? 96.6% ऑफ गुड्स दैट कम फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू इंडिया। EU के लिए क्या हुआ है? 90 से 99% इंडिया का एक्सपोर्ट, जो इंडियंस वहां भेज रहे हैं सामान, उसके ऊपर जीरो ड्यूटी हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है ये दोनों। हमारा मार्केट खा गए थे बांग्लादेश वाले, ठीक है। 0% अगर आप ड्यूटी कर दोगे, इंडिया में जो टेक्सटाइल है, जो अपैरल बन रहा है, यानी कि आपने एक तो थान का कपड़ा होता है, राइट, दैट इज टेक्सटाइल, और दूसरा होता है अपैरल, यानी कि रेडीमेड सामान जो है, रेडीमेड कपड़ा जो है वो भेज रहे हो। ये दोनों तरह की कैटेगरी की चीजें बांग्लादेश ले गया था इंडिया से। बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राइट, उसमें भी कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, बहुत बड़ा कपड़े का मार्केट है यहाँ पे, ये सब कुछ खींच के बांग्लादेश ले गया, ठीक है। लेकिन अब बांग्लादेश को थोड़ा सा जवाब सा मिल गया है। हमारा सामान, जो हमारा कपड़ा है, वो फ्री हो गया है टैरिफ से। लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये इंडिया दुनिया के लिए फेमस है। दुनिया में जेम्स एंड ज्वेलरी यहीं से जाती हैं टेक्निकली। मरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स एंड टॉयज, राइट, जो हम भेज रहे हैं वहां पे, उसके ऊपर जीरो ड्यूटी हो गई है इन कैटेगरी की सामानों में। इमीडिएट बेनिफिट है इंडिया को $33 बिलियन का, जो कि सामान इंडिया से वहां जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर 4 से 26% की रेंज का टैरिफ लगता था। तो हमारा सामान महंगा फील होता था यूरोपियन यूनियन में रहने वाले लोगों को, तो हमारा सामान सेकेंडरी ऑप्शन में आ जाता था, जो कि अब प्राइमरी में आ जाएगा क्योंकि जीरो ड्यूटी हो गई है। यस, ओके। सेंसिटिव सेक्टर्स को हमने प्रोटेक्ट किया है। बी वेरी क्लियर अबाउट टू थिंग्स, हम डेयरी में और इसमें एंट्री नहीं देना चाहते, हम नहीं दे सकते। डेयरी सेक्टर इंडिया का जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर है, हम उसके अंदर वाइल्ड एंट्री दुनिया के गार्डन को नहीं दे सकते, बिकॉज दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। दूसरी चीज, हम यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अमेरिका के साथ में और भी प्रॉब्लम्स हैं, बट डील की, अगर टिपिकली डील की बात करते हैं, तो इसके साथ प्रॉब्लम आ रही है। हम उनका कॉर्न, उनकी पोल्ट्री, उनका मीट नहीं लेना चाहते, ठीक है। मीट खाने वाली गायों का मीट हमें नहीं खाना, वो वाली प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, डेयरी सेक्टर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हमें प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज वी हैव सच अ पुअर फोर्स ऑफ पीपल जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। खत्म हो जाएगी कहानी सारी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने EU के साथ में जो FTA हुआ है उसमें भी प्रोटेक्ट किया है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो इंडिया की स्पेशलिटीज हैं कुछ कुछ एरियाज में, उनको भी हमने प्रोटेक्ट किया है। नॉन टैरिफ बैरियर्स में हमने SPS के ऊपर स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, कोऑपरेशन और कस्टम स्ट्रीमलाइनिंग। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, अब ये ट्रेड के टेक्निकल बैरियर्स कंट्री टू कंट्री डिपेंड करते हैं, इसमें इतना कुछ खास है भी नहीं। यही है कि भाई हमारे पास में ये सामान आ रहा है, तो हमारे जो खुद कंट्री स्पेसिफिक ट्रेड बैरियर्स हैं, हम उनको भी थोड़ा सा लूजन करने की कोशिश करेंगे। SPS को समझते हैं, एंड आई हैव यूज्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल दीज कंट्रीज, तो इसलिए मैं अलग से बता सकती हूँ आपको। इंडिया में क्या है, जो फूड सेफ्टी ग्रेड देखते हैं, FSSAI, ठीक है, FSSAI। और अमेरिका में क्या है, FDA है।
उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन का अलग है और यूरोप के अलग अलग कंट्रीज का खुद का सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है वो अलग है। एसपीएस का मतलब होता है सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी का मतलब ये होता है कि किस क्वालिटी का सामान आ रहा है, आपका क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है। ये दुनिया का सबसे प्योर, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट किए जाने वाला सामान यूरोपियन यूनियन में ही है। ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं जो कि यूरोप में अलाउड ही नहीं है क्रिएट करने भी, जो हम इंडिया में खा रहे हैं और अमेरिका में भी खाए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं। ऐसे ऑयल्स, डीप फ्राई हो गया, ट्रांस फैट बनता जा रहा है और उसके अंदर ही आप खाना बना रहे हो, रेस्टोरेंट्स में दे रहे हो। ये अमेरिका में आपको मिल जाएगा, इंडिया में आपको मिल जाएगा, ये यूरोप में नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज को एनफोर्स किया जाता है। तो वी आर इन फेमस फॉर नॉनसेंस लाइक दिस, और यूरोप इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू एसपीएस। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, हम एसपीएस के ऊपर भी कोऑपरेशन करेंगे, हम बताएंगे कि हमें किस टाइप का सामान पसंद है, किस टाइप का सामान हम अलाउ करते हैं, तो आप वही सामान क्रिएट करो और उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के अभी ऑफर्स हैं, राइट? तो आर&डी का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो इसी चीज के लिए कसरत किया जा सकता है कि हम एसपीएस मेंटेन करवाएंगे। सैनिटरी हो गया, फाइटो सैनिटरी होता है जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपकी मेडिसिन हो गई। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। सर्विसेज, अभी अपन ने गुड्स देख लिया, लेट्स लुक एट सर्विसेज नाउ। टेलीकॉम, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट में हमने काफी कुछ लिबरलाइजेशन करने की यहाँ बात की है। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं वो इजीली मूव कर पाएंगे यूरोप में जा सकते हैं, वहां जॉब्स ले सकते हैं और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कम लगेंगे। इसके अलावा जो इंडिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, डिग्रीज सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमाज, एडवांस डिप्लोमाज, ये सब जो होते हैं, पीएचडीज, ये सब होते हैं, काफी कुछ यूनिवर्सिटीज को वहां पर यूरोप में मान्यता ही नहीं थी। हम इंडिया की डिग्री लाए हो, हम अग्री नहीं करते, यहाँ पर 6 महीने का कोर्स करो तब जाके मानेंगे कि तुम्हें कुछ ज्ञान है। तो उन चीजों को भी अलाउ किया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें कवर की गई हैं कि हमारे यहाँ की जो डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, जो डिप्लोमाज, एडवांस डिप्लोमाज, पीएचडीज हैं, वो अब यूरोप में भी वैलिड होंगे। यूरोप से मेरा मतलब यूरोपियन यूनियन, ओके, राइट। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट में यही आया कि हम फेयर ट्रीटमेंट देंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और इंडिया का प्रोडक्ट हमारे पास में आने देंगे, और जो भी डिस्प्यूट होगा उसका रेजोल्यूशन भी फास्ट ट्रैक किया जाएगा। एफडीआई को बूस्ट मिलेगा। यूरोप ने ऑलरेडी 140 बिलियन यूरोस इंडिया में इन्वेस्ट कर रखे हैं फ्रॉम 2023, और आर&डी में और मैन्युफैक्चरिंग में और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इसका कोर है फार्मा सेक्टर, PHARMA। इस आर&डी का, मैन्युफैक्चरिंग का, इन्वेस्टमेंट का कोर फाउंडेशन है फार्मा सेक्टर। यूरोप इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मेडिसिन जो इंडिया ऑलरेडी बना रहा है, उनको बस अपनी क्वालिटी, अपनी क्वांटिटी, इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। एसएमई चैप्टर में यही है कि हमारे जो स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनको काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी यहाँ पे। और एक इंटरेस्टिंग चीज, इंडिया के जो आयुष वेलनेस सेंटर्स होते हैं उनको अब यूरोप में मान्यता दी जाएगी, और हम वहां पर योगा सेंटर्स, आयुर्वेदा सेंटर्स और नेचुरोपैथी सेंटर्स वगैरह खोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे लग रहा है या तो बाबा रामदेव जाएंगे या फिर जिंदल वाले जाएंगे। ठीक है, ओके। आईपीजीआई और सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है, पोल्यूशन वगैरह ना करो, कार्बन क्रेडिट वगैरह मेंटेन करके रखो, जो आपका कार्बन फुटप्रिंट होता है उसको लो करो, ये सब चीजें सस्टेनेबिलिटी में आती हैं। और आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंडिया इज नोटोरियस फॉर रुइनिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यूरोप क्या है, लग्जरी मार्केट है, लग्जरी ब्रांड्स हैं, गुची, अमानी, ये सारी की सारी यूरोप की हैं, शनैल हो गया, एस्टे लॉडर हो गया, ये सारे के सारे लग्जरी ब्रांड्स यूरोप की हैं, और ये बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं अपनी आईपी वैल्यू का, और उनके ड्यूप्स मिलते हैं यहाँ पर पालिका बाजार में दिल्ली में। ठीक है, तो इस चीज से डील करने की कोशिश की जाएगी। और जीआई टैग मैंने अभी आपको बताया, इंडिया के जैसे बासमती राइस है, जीआई टैग है। राजस्थान का ही सोजत की जो मेहंदी है, इट्स जीआई टैग, राइट। लेटेस्ट जीआई टैग राजस्थान के किस गुड को मिला है? अभी तक मुझे लगता है कमेंट कर दिया है, वेरी गुड। नहीं किया है तो अब कर दो। ठीक है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स जो हैं यूरोप के और इंडिया के, उनको अलग अलग तरीके से मान्यता दी गई है, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि उनका मूवमेंट और इजी हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने इंडिया में भाई डेटा एक्सक्लूसिविटी है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन जेनरिक मेडिसिन सेक्टर जो है उसको प्रोटेक्ट किया है। इंडिया की दवाइयां इंडियंस के लिए भी सस्ती होनी चाहिए। अगर आप मार्केट दुनिया के लिए खोल दोगे तो यहाँ महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। तो इंडिया ने अपना जेनरिक मेडिसिन का जो सेक्टर है उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, भैया इसको नहीं छेड़ोगे वरना हमारे यहाँ पर लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरी चीज, यूरोप के लिए शैंपेन वगैरह, वाइन्स, स्पिरिट्स, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। सस्टेनेबिलिटी में यही है, लेबर, एनवायरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। अब ये जो दो चीजें हैं ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब प्रॉब्लम तो हमारी भी है, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड थोड़ा इन प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें
तो इंडिया ने बोला कि ठीक है हम ध्यान करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। दो चीजें तो ये, एनवायरमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, कार्बन के ऊपर प्रॉब्लम है, कार्बन फुटप्रिंट आपका कम होना चाहिए, कार्बन क्रेडिट्स अपन कैसे ट्रेड करेंगे, आपका जो एयर पोल्यूशन है, आपको जो पोल्यूटिंग चीजें आप यूज कर रहे हो, इन चीजों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और लेबर लॉज ऑलरेडी इंडिया वैसे बहुत कुछ रिफॉर्म कर भी चुका है, लेबर रिफॉर्म्स आए हैं, अच्छे रिफॉर्म्स हैं, और जरूरत है। आई पर्सनली फील कि कुछ कुछ सेक्टर्स में और जरूरत है, तो हो सकता है अपन को कुछ और चेंजेस देखने को मिले। कार्बन एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दिया है, नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ, प्रोविजंस डिटेल्ड, इंडिया ईयू क्लाइमेट कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म, में भी क्लाइमेट कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म जो है इसके ऊपर ये आया है कि भाई इंडिया और ईयू एक मीटिंग चेयर करेंगे जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टिपिकली क्लाइमेट के ऊपर बात होगी। तो लेट्स सी क्या आता है, बट हाँ, यूरोप इज वेरी वेरी कंसर्न व्हेन इट कम्स टू पोल्यूशन, एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन। वहां पर तो नॉइस पोल्यूशन के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके, राइट। नेक्स्ट, इंडिया को क्या बेनिफिट है, एक्सपोर्ट बूस्ट मिलेगा स्पेशली टेक्सटाइल और अपैरल में, और अगर ये होगा तो अपन किसको खा गए, बहुत सर चढ़ रहे थे, ठीक है, बांग्लादेश को खा गए। अगर फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री कर देगी। जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स और केमिकल्स, ये हमें एक्सपोर्ट बूस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगा, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर में ही कम से कम 60 से 70 लाख लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जो उनको बूस्ट मिलने का एक चांस है। हमने ईयू से जो हमें सामान लेना होता है उसको हमने चीप कर दिया है, क्योंकि हमारे टैरिफ यहाँ पर उड़ गए हैं। तो मेडिकल डिवाइसेस, मशीनरी और फार्मा में हमें काफी कुछ बेनिफिट देखने को मिल सकता है, जिसमें हमें हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट देखने को मिलेगा। एक और चीज, अगर यूरोप का गार्डन का अच्छी क्वालिटी का सामान यहाँ आएगा तो डोमेस्टिक कंपटीशन बहुत ज्यादा फील होगा। तो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स हैं, मार्केटर्स हैं, उनको यूं लगेगा कि पब्लिक जो है वो सस्ता भी मिल रहा है यूरोप का सामान और बढ़िया क्वालिटी का भी है, तो हमें भी कुछ थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी, तो हमारे यहाँ पे कंपटीशन अच्छा होगा। ये टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स होती है, रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ओके, राइट। इन्वेस्टमेंट, जॉब, ठीक है, एफडीआई अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, सप्लाई चेन्स वगैरह अपने यहाँ पे क्रिएट होंगी। स्ट्रेटेजिक बूस्ट यही है कि हम यूएस और चाइना को साइड में कर रहे हैं और ऑप्शंस बना रहे हैं दुनिया में, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। और वियतनाम और बांग्लादेश जो हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस पूरा ले गए थे, हमने उसको वापस रिक्लेम कर लिया है। आईटी प्रोफेशनल्स हो गए और आयुष प्रैक्टिशनर्स जो हो गए, उनके लिए एक सर्विस मोबिलिटी बहुत अच्छी यहाँ पर खुल रही है। जनरली आईटी के लिए हम अमेरिका जाते हैं, यूरोप नहीं जाते, तो यूरोप भी अपनी तरफ से एक नया मार्केट क्रिएट कर रहा है, वहां भी जॉब्स क्रिएट होंगी। और यहाँ के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जिनको अब यूएस में जाना थोड़ा डाइसी हो गया है, वो यूरोप को चूज करने लग जाएंगे। और आयुष केयर मैंने आपको बता दिया है, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, यूनानी, ये सारे के सारे आपको वहां पर योगा सेंटर्स, ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। यूरोपियन यूनियन को क्या फायदा है, 150 करोड़ के लोगों का मार्केट आपके लिए खुल गया है, टैरिफ की काफी सारी बचत होगी, सप्लाई चेन रेजिलियंस में आपने चाइना से डाइवर्सिफाई कर लिया है, सर्विसेज में यूरोप के जो एक्सपोर्ट हैं इंडिया को, उनको काफी कुछ देखने को मिलेगा भैया, अच्छा खासा राइज मिलेगा। इस तरह के जब बिजनेस डील्स होते हैं तो डिफेंस, ग्रीन टेक, इंडो पैसिफिक में भी बहुत सारे आपके टाइज बढ़ेंगे और आप जॉइंट मिलिट्री हार्डवेयर भी डेवलप कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब बहुत सारी चीजें, जब ऐसा नहीं होता है कि कोई एक सेक्टर चल रहा है और बाकी सेक्टर्स को फर्क नहीं पड़ रहा है या नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। किसी एक सेक्टर को बूस्ट मिलता है तो आंसिलरी इंडस्ट्रीज के थ्रू दूसरे सेक्टर्स भी पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की लगभग सभी सेक्टर्स अपन ने कवर कर लिए हैं, इवन एनर्जी सेक्टर भी कवर कर लिया है, तो डिफेंस भी कुछ ना कुछ ग्रोथ बनाएगा, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो डिफेंस टाइज भी बढ़ते हैं। और स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं और जो कंज्यूमर्स हैं, उनको कम कॉस्ट में ज्यादा चॉइसेस मिलेंगी और वो भी क्वालिटी वाली चीजें मिलेंगी। अमेरिका से सामान नहीं आ रहा है, अमेरिका का सामान अच्छा नहीं है गाइस, मैं सच बता रही हूँ। एक हमारे माइंड में चीज बनी हुई है, अमेरिका का सामान और इंडिया का सामान क्वालिटी में ज्यादा फर्क है नहीं। इनफैक्ट आई वुड से कि चाइना का जो सामान है, जो हाई एंड चाइना का सामान है, वो अमेरिका के हाई एंड सामान से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, ज्यादा अच्छे क्या कहते हैं उसको, रॉ मटेरियल्स यूज करे हुए हैं और प्राइसिंग भी ठीक है। अगर आपको सच में क्वालिटी देखनी है, लाइफ जीते कैसे हैं, लग्जरी क्या होती है, तो यूरोप है वो, ठीक है। तो इसलिए दिस डील एक्चुअली मेड मी पर्सनली वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ यूरोप। ओके, नेक्स्ट, हाँ, इंडिया ने क्या चीज बचाई है, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा जेनरिक्स, और इंपोर्ट रिस्क जो है इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। भाई यूरोप से सामान आ रहा है, मंगाओ मंगाओ, तो फिर हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यूरोपियन यूनियन में भी यही है कि भाई सेम चीज उनके यहाँ भी अप्लाई करती है, लेकिन वहां पर कार्बन टैक्स जो है वो इंपोर्ट्स पे, अब वो भी कम हो गया है क्योंकि आपने टैरिफ तो कम कर दिया है, तो जो भी आपका सामान अंदर आना था अपने कंट्री में, उसको आपको सस्ता करना है, आपने कार्बन टैक्स भी कम कर दिया है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि अब यूरोप क्या पोल्यूशन या घटिया इंग्रेडिएंट्स, घटिया रॉ मटेरियल्स को भी अलाउ कर देगा क्या?
लालची बिजनेसमैन वहां पे भी है, सिर्फ अपने ही नहीं है, इंसान हर जगह का एक जैसा ही है, ठीक है। तो ये चीजें वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। एग्रीकल्चर वगैरह को लार्जली एक्सक्लूड किया है, तो यूरोप का जो एग्रीकल्चर मार्केट है, स्पेशली डेयरी मार्केट जो है यूरोप का, मिल्क, चीज, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी जितने भी होते हैं, कॉटेज चीज वगैरह, वो इंडिया में एंट्री नहीं है उनको, क्योंकि इंडिया ने अपना डेयरी मार्केट क्या है, प्रोटेक्ट कर लिया है, बंद करके रखा हुआ है। तो यूरोप का जो एक और सेक्टर है जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, वो अब इंडिया को एक्सेस नहीं मिल पाया उस सेक्टर को। तो ये एक यूरोप के लिए कंसर्न है। दैट्स ओके, चीजें खुल जाती हैं ठीक है। रूल्स ऑफ ओरिजिन, हाँ, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका। थर्ड कंट्री डंपिंग क्या होती है? 3 कंट्रीज इमेजिन करते हैं अपन, कंट्री ए, कंट्री बी और कंट्री सी। कंट्री बी को किसी एक आइटम की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल XYZ प्रोडक्ट है और उसकी जरूरत है। दुनिया में 2 कंट्रीज हैं जो वो XYZ प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं। एक तो कंट्री ए बनाता है और एक कंट्री बी बनाता है, कंट्री सी बनाता है, और दोनों से कंट्री बी को ये सामान मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? ऑप्शन तो सबको चाहिए होते हैं। बढ़िया, कंट्री ए बनाता है ये प्रोडक्ट 100 रुपीज पर केजी पे। कंट्री सी बनाता है मैं कॉस्ट की बात कर रही हूं प्रोडक्ट की, 30 रुपीज पर केजी पे। मार्केट कैप्चर करने के लिए कंट्री सी इस 30 रुपीज को भी कम कर देगा और बोलेगा 15 रुपए पर केजी ले लो। कंट्री बी ले लेगा, और इसको, क्योंकि ये मिडिल इनकम कंट्री है, ये 100 रुपए से मैक्सिमम 80 रुपए तक का नुकसान झेल सकता है। 20 रुपए का नुकसान झेल लेंगे हम, 80 रुपए में हमें फिर भी बेचना जरूरी है। और 99% ऑफ द केसेस में ये कंट्री इस रेट को कम कर ही नहीं पाता, क्योंकि इसके लिए वो सर्वाइवल का क्वेश्चन है। इसके पास में सिर्फ वही एक सेक्टर है जहां कुछ हो रहा है, इसके पास में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट भी पैसे वाली है, बढ़िया अपन यहाँ पर फ्रीबीज वगैरह देके सर्वाइव कर जाएंगे, मार्केट कैप्चर कर लेंगे, तो कल को देखेंगे कि क्या प्राइस रखनी है, ये खत्म हो जाएगा। ये रेंज रखेगा 80 से 105 रुपए पर केजी। तो कोई इस कंट्री में बैठा हुआ, कंट्री बी में कंट्री ए का कोई दीवाना होगा ना, वो ही इस चीज को खरीदेगा, वरना वो कंट्री सी का सामान खरीदेगा। इसे कहते हैं थर्ड कंट्री डंपिंग, इसी प्रोसेस को कहते हैं डंपिंग, ठीक है। कंट्री सी अपना प्रोडक्ट कंट्री बी में डंप कर रहा है ताकि कंट्री ए को मार्केट से हटाया जा सके, एग्जिट कराया जा सके, यही होती है थर्ड कंट्री डंपिंग। इस चीज को रोकने के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन नाम की एक चीज लाई गई है। अगर आपने कभी मिंत्रा के ऊपर शॉपिंग करी है और आप फिल्टर करते हो कि मुझे किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो वहां पर एक कंट्री ऑफ ओरिजिन नाम का पॉइंट आता है कि एक सामान आखिर बना कहां पर है, उस कंट्री का नाम उस सामान के साथ में लगाया जाएगा, ताकि इस तरह की एक्टिविटीज को रोका जा सके, ठीक है। कंट्री ए के नाम से कंट्री सी अपना प्रोडक्ट कंट्री बी के मार्केट में उतार रहा है, डंप कर रहा है बहुत सस्ते रेट्स में, इनफैक्ट लॉस में, ताकि कंट्री ए को परमानेंटली मार्केट से एग्जिट कराया जा सके। इसको रोकने की कोशिश की गई है। म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बता दिया है, और ऐसे में इसके लिए लेवल फील्ड आई है। बैलेंस अप्रोच है, इंडिया ने अपने सेंसिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट कर लिया है, और ईयू ने भी आईपी कंसर्न्स जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न्स हैं, यानी कि गुची का नकली बेल्ट पालिका बाजार में ना मिले, उसकी शिकायत दर्ज करा दी है। इंडिया कुछ ना तो कर सकता है, ना कुछ करेगा इस चीज को लेके, ठीक है। ओके, यहाँ घर घर में फैक्ट्री है, कुछ भी कोई भी बना सकता है। मार्केट एंड इकोनॉमिक रिएक्शन, ठीक है, निफ्टी ने काफी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा राइज दिखाया है, अच्छी बात है। अगर आपके पास में अडानी पावर के शेयर्स हैं और वो गिर रहे हैं, तो दिस इज नॉट द रीजन। अमेरिका में वापस से फाइल खुली है क्योंकि ट्रंप महाशय नाराज हैं, उसके कारण हो रहा है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, मार्केट फिर भी पॉजिटिव ही रेस्पॉन्ड करेगा। मार्केट में असली जंप अपन को देखने को मिल सकता है जब कुछ महीने बाद यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, वहां पर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रेटिफाई किया जाएगा, लॉज बनेंगे, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एब्सोल्युटली लागू हो जाएगी दोनों कंट्रीज के ऊपर, जो कि बाय द एंड ऑफ 2026 अपन को देखने को मिल सकता है। तो मार्केट आपको अच्छा राइज देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड कंडीशंस यही रहे। पता चले कोई वॉर हो गया, दैट इज नॉट द पॉइंट, ठीक है। किस किस सेक्टर को गेन हुआ है? टेक्सटाइल, ऑटो और फार्मा सेक्टर मेजर हैं जिनको गेन हुआ है। इसके अलावा फूड सेक्टर को भी गेन हुआ है, लेकिन फूड सेक्टर, इंडिया के फूड सेक्टर को गेन हुआ है, ठीक है, बढ़िया। यूरोपियन स्टॉक्स में भी अच्छा राइज देखने को मिला है। एनालिस्ट ने बोला है कि मीडियम टर्म पॉजिटिविटी है इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, और हमें धीरे धीरे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे इस डील का। दिसंबर 2030 तक हमें एक्चुअली मार्केट में फिजिकली देखने को मिल जाएगा असर, कि हाँ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया ईयू की डील हुई थी 2026 के जनवरी में। ओके, नेक्स्ट, यूएस टैरिफ के खिलाफ हेज किया गया है, और
कुछ कुछ सेक्टर्स को री रेट किया जा रहा है, ठीक है, दिस इज ऑल वेरी कॉमन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस यही है कि हमें अच्छा खासा ट्रेड ग्रोथ देखने को मिलेगा, एफडीआई में इंक्रीज होगा, हमारे ग्रीन एनर्जी, डिफेंस और डिजिटल सेक्टर्स में भी काफी सारे नए जॉइंट वेंचर्स देखने को मिल सकते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर बात चल रही है, डीपन कोऑपरेशन, किस चीज का कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म। इस चीज से कुछ खास परेशान है कुछ टाइम से यूरोप, ठीक है, तो उनको एक तरह से सिखाया जाएगा कि कैसे डील करते हैं, ब्रह्मोस ले लो, ठीक है, ऐसे डील करते हैं। एनीवे, ग्लोबल इंपैक्ट क्या है, यूएस प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ हमें एक ट्रेड जो सिस्टम है दुनिया का उसको रीशेप करने का मौका मिला है, और चाइना का जो सप्लाई चेन के ऊपर इन्फ्लुएंस है उसको भी थोड़ा सा हमें काउंटर करने का एक मौका मिल रहा है। अगर और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया साइन करता है तो आत्मनिर्भर भारत वाला जो मोदी जी का जो एक सपना है वो उसकी तरफ अपन और एक कदम बढ़ा लेंगे, और ग्लोबल सप्लाई चेन में भी इंडिया का एक मेन स्ट्रीम रोल देखने को मिल सकता है। यूरोपियन यूनियन और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपग्रेड करेंगे डिफेंस पैक्ट्स और क्लाइमेट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी। कंक्लूजन, ये आपके बेसिक समझने की चीज है, एक तरह से इसको रिवीजन की तरह लो। हिस्टोरिक माइलस्टोन है, दोनों ठीक है, एक तो कंट्री है दूसरा यूनियन है, ठीक है। लार्जेस्ट एफटीए है इन द हिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया, आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये, विच इज राइटली सेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, उन्होंने भी यही इसी तरह से इसको वर्ड किया था, विच इज ट्रू ऑल्सो। जो वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इसमें साइन हुई हैं, 20 साल लगा दिए, ठीक है, तो ये लार्जेस्ट है। शेयर्ड प्रोस्पेरिटी के थ्रू अपन, हाँ ठीक है, ओके, ग्लोबल चैलेंजेस का हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और दोनों के लिए विन विन है, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, अफोर्डेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक टाइज में भी अपन को ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप दिस वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए दो चीजें जानना जरूरी हैं, कुछ कुछ मेजर जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ा है, कैसे मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा, और कुछ ऑप्शंस याद करके चलो, ठीक है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो मर्सिडीज हो गई, लैम्बोर्गिनीज हो गई, फॉक्सवैगन हो गई, इस तरह के कुछ ऑप्शंस याद कर, ऑडी हो गई, ये कुछ ऑप्शंस वगैरह याद करके चलो। रेंज रोवर तो अब तो इंडिया का ही हो गया है, लैंड रोवर वगैरह सब अपना ही हो गया, टाटा ने खरीद लिया उसके बाद में, बट यस यू नीड सम ऑप्शंस। जो मैंने कमेंट्स क्वेश्चंस में करने, सॉरी क्वेश्चंस कमेंट्स में आंसर करने के लिए बोला है वो करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।